Hey guys, welcome back to another video of Sita Institute of Science. आज हम करेंगे एक नया टॉपिक से शुरुआत। उससे पहले जो पिछले बार एक्सरसाइज में एक सम रह गया था 18 वाला, उसे सॉल्व करके बढ़ेंगे नया थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर इस चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ओके, नाउ लेट्स सी द 18th सम। 18th सम में क्या वाला है? अ फैमिली हैज़ 2 children, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर गर्ल्स। Given that at least one of them is a girl. Okay, both the children are girls. Given at least one of them is a girl. Okay, तो क्या बोला है? फैमिली में 2 चिल्ड्रन है, हम प्रॉपर्टी निकालना है जिसमें दोनों गर्ल्स ही रहना होता है। और गिवन में मतलब ऑकरेंस में कह रही है एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ अ गर्ल। एटलीस्ट मतलब 1 या फिर 1 से ज़्यादा जो गर्ल्स रहेगा। ठीक है, तो इससे कैसे लिखिए? पहले हम सैम्पल स्पेस लिखते। ठीक है, तो सैम्पल स्पेस कह रही है सैम्पल स्पेस इक्वल टू पहला मेल मेल रह सकता है, कॉमा, या फिर मेल फीमेल, फीमेल मेल, फीमेल फीमेल। ओके, सैम्पल स्पेस में एक तो दोनों मेल रह सकते हैं या फिर मेल फीमेल, फीमेल मेल या फीमेल फीमेल। ठीक है, तो हम कंसिडर करेंगे लेट ए बी द इवेंट दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर फीमेल्स। Are female. Let be the event that at least one of them, the children, is a girl child. ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ए क्या इवेंट एट बोथ द गर्ल्स आर फीमेल्स। तो ए का क्या आएगा? ए इक्वल टू अगर हम उसका इवेंट निकाले तो क्या आएगा? बोथ फीमेल्स, तो एफ। बी क्या? एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ चिल्ड्रन। एटलीस्ट वन ऑफ द चाइल्ड इज़ अ गर्ल, मतलब पी इक्वल टू या तो आएगा MF, मतलब मेल फीमेल, फीमेल मेल। एटलीस्ट बोला या फिर दोनों भी रह सकता है, तो दोनों क्या? FF। ठीक है, अब इन दोनों कॉमन निकाले। अगर ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन निकाले तो क्या आएगा? फीमेल फीमेल कॉमन है दोनों में, बराबर। तो हमें देखें तो बी का कंडीशन दिया है कि ये कंडीशन गिवन दिया है, तो हमें निकालना है ए कंडीशनल बी, क्योंकि बी ऑकरेंस है जिसका फॉर्मूला है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में अभी सैम्पल स्पेस में कितना था? सैम्पल स्पेस में कितना था? 1 2 3 4 है टोटल, और पी ऑफ ए कितना आएगा? 1/4। पी ऑफ बी 1 2 3, पी ऑफ बी क्या आएगा?
पी ऑफ बी आएंगे 3/4। फोर फोर कट कैंसिल, बचता गया 1/3। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर। सैम्पल स्पेस 4 था इसलिए एन ऑफ एस 4 आया। ए में 1 एलिमेंट है इसलिए 1/4, बी में 3 है इसलिए 3/4, ए इंटरसेक्शन बी में एक ही है इसलिए 1/4। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो इधर हमने अपना एक्सरसाइज फिनिश कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ठीक है, नेक्स्ट है बेस थ्योरम। इसको हम बोलते हैं बेस लॉ या फिर बेस रूल। दिस इज़ अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। Boy's theorem is useful to determine posterior probabilities। ठीक है, तो थ्योरम क्या बोलते हैं? If E1, E2, E3 up to the En are mutually exclusive and exhaustive events with P of probability of EI is not equal to 0, where I is equal to 1, 2, 3 up to the N, then N for any arbitrary event E, which is subset of the union of event EI such that P of A is greater than 0, we have okay, इसका एक फॉर्मूला बनता है। ई एफ आई कौन सा भी इवेंट है उसको हम लिखते हैं ई आई कंडीशनल टू ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ई आई अपॉन पी ऑफ ए, जो कंडीशनल में फॉर्मूला है। बस इधर चेंज क्या किया, जो इंटरसेक्शन का वैल्यू है उधर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। मतलब जो हम निकालते थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी इज़ नथिंग बट बराबर, मतलब पी ऑफ ए कंडीशनल बी इज़ नथिंग बट इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। इंटरसेक्शन को एक साइड लेके बाकी के दोनों को एक साइड लाते थे तो इस फॉर्म में आता था, और जो पी ऑफ ए उसका एक समेशन बन जाता है जो कि समेशन एन अप टू द आई इक्वल टू 1 वैल्यू जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई। ठीक है, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंट है थ्योरम बट आपके ऊपर इसके बेस सम्स है। ठीक है, तो ये सब हम देखेंगे एक्सरसाइज में कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज में देखते हैं कैसे करते हैं। ये ऐसे टाइप के सम्स कब आते हैं, जब 3, 4 या ऐसे कुछ 4 के अलावा कुछ इवेंट रहता है तो उसी को करते हैं, मतलब 4 से ज़्यादा इवेंट में। ठीक है, तभी ये थ्योरम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी उसकी बेस होता है। तो देखते हैं एक्सरसाइज 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, एक्सरसाइज 9.4 देखते कैसे क्या है। देर आर 3 bags, okay, 3 bags each containing 100 marbles. Bag 1 has 75 red and 25 blue marbles. Bag 2 has 60 red and 40 blue marbles. Bag 3 has 45 red, 55 blue marbles. One of the bags is chosen at random and a marble is picked from the chosen bag. One of the bags is chosen at random। ठीक है, 3 में से कौन सा बैग रैंडमली चूज़ किया है
उसमें से मार्बल निकाला है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन मार्बल इज़ रेड। तो हमें देखना है कि जो चूज़ किया मार्बल और रेड ऐसे कितने होता है चांसेस। तो 3 बैग दिया है, मतलब 3 इवेंट है। ओके, तो ऐसे केस में हम बेस थ्योरम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं 1 बाय 1। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या बोला था कि हमको सपोज करेंगे लेट, हमें से रेड का मतलब है ब्लू दिया है, ऐसे क्वेश्चन में ब्लू दिया है, इसका कुछ उपाय नहीं है। रेड मार्बल्स का ब्रेक ना कर चूजन मार्बल इज रेड करके, तो लेट आर बी द इवेंट दैट चूजन मार्बल इज रेड। ठीक है, एंड लेट बी स्मॉल आई बी आई बी द इवेंट दैट ith बैग इज चूजन। ith मतलब कौन से बैग, 1 2 3 में से कौन सा बैग। ठीक है, so let R be the event that chosen marble is red, let B I be the ith event that ith bag is chosen। कौन सा बैग, 1 या 2 या 3। तो there are 3 bags। ठीक है, there are 3 bags, उसमें से एक चूज़ करना है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई क्या रहेगा, एक चूज़ करना है किसमें से, 3 में से, तो 1/3। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी हमें रेड निकालना है। ठीक है, रेड तो तीनों बैग में है, इसलिए रेड कंडीशनल बी आई नहीं सॉरी B1 लिखेंगे, पहला 1 फर्स्ट बैग में कितना रेड है, 75 रेड्स। देखो फर्स्ट बैग में 75 रेड है, 25 ब्लू है, किस में से, 100 में से। तो इन सब का टोटल कितना आएगा, बैग्स कितना मतलब मार्बल्स कितना है, 100 मार्बल्स है। ठीक है, तो उसमें से रेड कितना है फर्स्ट बैग में, 75, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू 0.75। इसी तरह पी ऑफ सेकेंड बैग B2 में कितना है, B2 में रेड कितना है, 60 रेड है आउट ऑफ 100, जो कि है 6.6 0.6। एंड थर्ड बैग में ठीक है, थर्ड बैग में 45 रेड्स है आउट ऑफ 100, सो 45/100 इज 0.45। सिंपल। ओके, नेक्स्ट हमें क्या ढूंढना है, पी ऑफ आर ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। ठीक है, पी ऑफ आर ढूंढना है। तो पहले बैग में से रेड रह सकता है, सो पी ऑफ B1 जो कि है पहले बैग में कैसे लिखते हैं हम, पी ऑफ आर कंडीशनल B1 ठीक से लिखे तो B1 प्लस बैग 2 probability of बैग 2 probability of R B2 plus probability of बैग 3 probability of R बैग 3। ठीक है, तो जो कि होएगा 1/3 0.75 प्लस 1/3 0.60 प्लस 1/3 0.40। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1/3 इंटू 1.8
दैट इज़ 0.60। ठीक है, सिंपल सा था। एकदम सिंपल सा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे के सम्स।